हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं ग्लूकोमा, जो कि एक आई डिसऑर्डर है। इसको हम समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को, इसके टाइप्स को डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे और इसका क्या मैनेजमेंट होता है, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, सारे मैनेजमेंट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोमा 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 एक आई डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है? हमारी आईज के अंदर क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। इसमें से जो आगे एंटीरियर तरफ जो फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर, अगर वो ज़्यादा बनने लग जाता है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो कितना रहता है? हमारा 10 से 21 mmHg तक होता है नॉर्मल प्रेशर। बट अगर 21 से ज़्यादा यानी 22 से ज़्यादा अगर ये प्रेशर हो जाता है तो और ब्लॉकेज हो जाता है कैनाल ऑफ इशियम में। कैनाल ऑफ इशियम क्या वो करती है? एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करने का काम करती है। अगर वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? डैमेज हो सकता है रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व विच रिजल्ट्स इन ब्लाइंडनेस। तो उससे क्या होगा? अगर डैमेज हो जाएगी रेटिना और आपकी ऑप्टिक नर्व तो आप क्या हो सकते हो? ब्लाइंड तक हो सकते हो, मतलब अंधापन आ सकता है ये छोटी सी कंडीशन की वजह से, ग्लूकोमा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ। ग्लूकोमा इज अ आई डिजीज इन विच अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर above 22 mmHg due to blockage of canal of Ishlam और overproduction of aqueous humor। ठीक है, किसकी वजह से होता है? अगर ब्लॉकेज हो जाता है कैनाल ऑफ इशियम में या फिर ओवर प्रोडक्शन होता है एक्वस ह्यूमर का, तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे क्या होती है? आई की डिजीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा तो वहां पे क्या होगी? जो ब्लड सप्लाई होगी रेटिना के अंदर, आपकी ऑप्टिक नर्व्स के अंदर, वो क्या होगी? दबने लग जाएगी। वहां पे ब्लड सही से नहीं पहुंच पाएगा, उसकी वजह से रेटिना डैमेज हो जाएगा और ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके मेनली टाइप्स होते हैं 4। यहाँ पे मैंने 2 इसमें बनाए, 2 आगे बताता हूँ। पहला है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये क्या है? PACG, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिक्रीज और ब्लॉकेज ऑफ एंटीरियर चैम्बर्स एंगल। एंटीरियर चैम्बर के अंदर जो एंगल होता है, यानी कि एंगल बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया, अगर ये कम हो जाता है तो वहां पे ये प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो सकता है। ये अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है? इसके अंदर क्या, जो एंगल था ये जो बंद हो जा रहा था आइरिस और कॉर्निया के बीच में, अगर ये ओपन रहेगा फिर भी ग्लूकोमा होता है तो किस वजह से होगा? क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है एक्वस ह्यूमर का, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा कैनाल ऑफ इशियम। कैनाल ऑफ इशियम अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा एनाटॉमी वाला वीडियो देखिए आई का, यहाँ आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो ये कैनाल ऑफ इशियम के अंदर क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और इसके किस पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा? ट्रेबिकुलर मैशवर्क। ट्रेबिकुलर मैशवर्क आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई नाली होती है, उसके ऊपर जाली लगी हुई होती है ना। जैसे मान लो ये कैनाल है तो इसके ऊपर अब जाली जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो ये ग्लूकोमा की कंडीशन अराइज हो जाएगी, क्योंकि वहां से ड्रेन नहीं हो पाएगा एक्वस ह्यूमर, तो फिर ये कंडीशन होगी। अब मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि एंगल कहाँ पे है और इसके जो बाकी 2 टाइप्स होते हैं वो बताता हूँ। मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम समझते हैं ओपन एंगल और क्लोज एंगल वाली कहानी। वो क्या हो रहा था कि ये हमारा आइरिस है, ठीक है, यहाँ पे आइरिस है, ये कॉर्निया है, ठीक है। कॉर्निया और स्क्लेरा के जो जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है वहां पे प्रेजेंट होती है हमारी क्या? कैनाल ऑफ इशियम। कैनाल ऑफ इशियम, ठीक है। यहीं पे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये ओपन एंगल और क्लोज एंगल की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये अगर ये क्लोज हो जाता है, हमारी जो प्यूपिल होती है वो बहुत ज्यादा डायलेट कर जाती है तो ये पूरा फैल जाएगा।
और यहाँ से ये एंगल जो होगा ये क्लोज हो जाएगा। अगर ये एंगल बंद हो जाएगा तो यहाँ से जो मीटिंग पॉइंट था कॉर्निया स्क्लेरा का, कैनाल ऑफ इशियम का एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, ये कैनाल ऑफ इशियम से जो है ड्रेन होता है, तो ये जा ही नहीं पाएगा अंदर। इस वजह से इसे हम क्लोज एंगल बोलते हैं जब ये क्लोज हो जाता है। और अगर मान लो ये एंगल ओपन होता है फिर भी अगर ग्लूकोमा है तो उसे हम कहते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। वहां पे क्या होता है, कैनाल ऑफ इशियम में क्या होता है, जो ट्रेबिकुलर मैचवर्क होता है उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उससे जो है ड्रेनेज नहीं हो पाता है जब एक्वस ह्यूमर का, तो उस कंडीशन को बोलते हैं। अब देखते हैं इसके बाद भी थर्ड टाइप होता है ग्लूकोमा का, जिसे हम सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं। सेकेंडरी ग्लूकोमा नाम से ही साफ है कि ये किसी और प्राइमरी कॉज की वजह से जो है ग्लूकोमा हुआ होगा। जैसे कि मान लो आई में कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो गई, तो वो कंडीशन हो सकती है ग्लूकोमा की। डायबिटीज की वजह से हो सकता है ग्लूकोमा। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मान लो किसी को पहले से कैटरैक्ट है या कोई और आई की डिजीज है, उसने सर्जरी कराई और उसके बाद अगर उसको ग्लूकोमा हो गया तो उसे हम सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलेंगे, पोस्ट ऑप ग्लूकोमा बोलेंगे। एब्सोल्यूट ग्लूकोमा क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा यानी कि कंप्लीट ग्लूकोमा हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आई के अंदर और आई जो होगी एकदम हार्ड हो जाएगी, स्टोन की तरीके हार्ड हो जाएगी, हार्ड है स्टोन। ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है, पूरी तरह से उसे दिखना बंद हो जाएगा उस इंसान को। इनसेंसिटिव हो जाएगा कॉर्निया, कॉर्निया में कोई सेंसिटिविटी नहीं रह जाएगी, कॉर्निया को टच करो कोई फीलिंग नहीं आएगी। एक्सट्रीमली पेनफुल होगा, ये बहुत ज्यादा पेन करेगा। अब इसके आगे हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, फिर उसके बाद डायग्नोसिस एंड देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सारा बताऊंगा आपको, क्या मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा। देखते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहता है, पीपल डायलेट हो जाएगी, पीपल डायलेट हो जाएगी और नॉन रिएक्शन टू लाइट, यानी कि नॉर्मली क्या होता है अगर लाइट मारते हैं, टॉर्च मारते हैं आईज पे तो पीपल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, पर अगर आपको ग्लूकोमा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, पीपल डायलेट ही रहेगी। फोटोफोबिया होगा, लाइट से उसे प्रॉब्लम होगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, मेनली कहाँ पे होगा, फ्रंटल हेडेक होगा। हेलोज ऑन अराउंड लाइट, यानी कि लाइट, अगर लाइट के सामने जाने पे उसे हेलोज दिखेंगे, यानी कि बड़े बड़े लाइट के धब्बे धब्बे जैसे दिखाई देगा उसे। ठीक है, पेन होगा आईज के अंदर, ब्लड विजन रहेगा, टनल शेप विजन रहेगा, पेरिफेरल विजन क्या होगा, कम हो जाएगा, टनल विजन रहेगा। ठीक है, फिर इसका डायग्नोसिस क्या होगा, सबसे पहले आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करोगे आप, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में क्या आपको डायबिटीज है, या सर्जिकल हिस्ट्री में क्या करेंगे कि पहले इसके पहले कोई आई का ऑपरेशन कराया था, कैटरैक्ट की सर्जरी तो नहीं कराई थी जिसकी वजह से एक कंडीशन हुई हो। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ये सारी चीजें उसमें चेक करेंगे, पीपल का डायलेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के बाद टोनोमेट्री जो होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। टोनोमेट्री एक टोनोमीटर होता है जो एक प्रेशर डालता है आई के ऊपर, और जो आई बैक प्रेशर डालती है उसको वो मेजर करता है और उससे ही आई का प्रेशर पता चलता है। ठीक है, तो टोनोमीटर से। चलिए फिर इसके आगे अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है ग्लूकोमा का। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, दो क्लास की दवाइयां दी जाती हैं, पहले तो मायोटिक ड्रग और दूसरा बीटा ब्लॉकर और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ये जो मायोटिक ड्रग्स होती हैं इनका काम क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं पीपल का। कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है अगर पीपल का तो जो एंगल होता है वो खुल जाता है, तो वहां पे ड्रेनेज हो जाता है आपका एक्वस ह्यूमर का। और दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ये क्या करती है, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन जो होता है सिलेरी प्रोसेस से उसको रिड्यूस करती है। तो ये दो दवाइयां दी जाती हैं। मायोटिक ड्रग का क्या एग्जांपल है अपना, पिलोकार्पिन और कार्बेकॉल। ठीक है, और बीटा ब्लॉकर्स टिमेलॉल और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड, जो कि प्रोडक्शन कम करेगी एक्वस ह्यूमर का और ये कॉन्स्ट्रक्शन करेगा पीपल का। कॉन्स्ट्रक्शन होगा अगर पीपल का तो ये जो एंगल है वो ओपन हो जाएगा, वहां से ड्रेनेज हो जाएगा।
अगर इससे भी मैनेज नहीं हो पाता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहता है इसका। सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला क्या होता है, ट्रेबिकुलोटॉमी। ट्रेबिकुलेक्टॉमी करते हैं। ट्रेबिकुलेक्टॉमी क्या है, जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है कैनाल ऑफ इशियम के ऊपर, तो उसको हटा दिया जाता है जिससे कि ड्रेनेज आराम से हो जाता है। ट्रेबिकुलर मैशवर्क को रिमूव कर दिया जाता है कैनाल ऑफ इशियम से, जिससे ड्रेनेज प्रॉपरली हो जाएगा एक्वस ह्यूमर का। ट्रेबिकुलोप्लास्टी, ट्रेबिकुलोप्लास्टी क्या होता है, एक लेजर प्रोसीजर होता है। इसमें लेजर के थ्रू जो है ट्रेबिकुलर मैशवर्क को हटाया जाता है, जिसकी वजह से भी ड्रेनेज होगा। इसमें लेजर का यूज है और वो अपना जो नॉर्मली सर्जरी होती है जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके वैसे होता है। पेरिफेरल आयरेक्टेक्टोमी, इरिडेक्टोमी, यानी कि जो पेरिफेरल आइरिस होता है उसको कट कर दिया जाता है, तो वहां से कैनाल ऑफ इशियम का रास्ता जो है खुल जाता है, एंगल जो है ओपन हो जाता है, तो वहां से ड्रेनेज नॉर्मली होगा। ठीक है, पेरिफेरल इरिडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज ऑफ आइरिस। अब इसके आगे हम समझते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आप खुद से सोच सकते हो कि नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो असिस्मेंट करते रहेंगे, टोनोमेट्री करेंगे कि उसका प्रेशर रेगुलर ही मॉनिटर करेंगे, ज़्यादा बढ़ ना जाए उसका प्रेशर, उसको मैनेज करेंगे। जो भी मेडिकेशंस होंगी उसको एडमिनिस्टर करेंगे जो डॉक्टर ने एडवाइस की हुई है, जैसे कि मायोटिक ड्रग्स और जो अपना बीटा ब्लॉकर्स होती हैं उनको प्रॉपरली जैसे डॉक्टर ने कहा है, एडवाइस किया है, उसी हिसाब से उसको एडमिनिस्टर करेंगे। प्लस पेशेंट को जो है थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। अगर पेशेंट को फोटोफोबिया है तो उसको जो है डिम लाइट वाले रूम में रखेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन रखेंगे, उसका जो है सपोर्ट करेंगे। नाइट टाइम में अगर उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका जो वर्क है, जो उसका काम है, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कम वर्क करने को कहेंगे। और अगर उसका जो कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उसमें उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसको ले जाना लेके आना ये काम करेंगे, ताकि अदर इंजरीज का खतरा कम हो जाए। और मेन इसमें क्या है कि जो इसमें सर्जरीज होती हैं, तो सर्जरीज के पहले प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव जो नर्सिंग केयर होती है, मेनली वो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर हम देखते हैं क्या क्या दिया जाएगा। प्री ऑपरेटिव, तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में आप खुद से सोचो आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला तो उसका जो है इन्फॉर्म कंसेंट लेनी होती है हमें, तो उस इन्फॉर्म्ड कंसेंट को ऑब्टेन करना है। इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है। फिर उसके बाद पेशेंट का जो है हाइजीन मेंटेन करना होता है। अगर मान लो सर्जरी है तो वहाँ जहाँ की सर्जरी है वहाँ के हेयर्स को रिमूव करना होता है। प्लस उसका जो है जो भी सारा मतलब एनपीओ स्टेटस को मेंटेन करना होता है, तो हाइजीन मेंटेन कराना है, बाथ वगैरह कराना है उसका। फिर एनपीओ स्टेटस को मॉनिटर करना है, जिस तरह से मतलब आप सर्जन ने जो कहा है जितना देर का एनपीओ रखना है। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल, यानी कि मुंह से कुछ भी उसको खाने के लिए नहीं देना है। तो उसका एक रिस्ट्रिक्शन होता है 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे पहले से बंद कर दिया जाता है सर्जरी के, तो उसको मेंटेन करके रखना होता है। पेशेंट की बॉडी से सारी ज्वेलरीज को रिमूव करना होता है, हॉस्पिटल के गाउन में उसको करना होता है। ये सारे जो है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर्स होती हैं। आपको फिर उसी के अंदर ये भी आएगा कि अगर आप ओटी में जा रहे हो तो ओटी के जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको स्टेराइल करके रखना होता है। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हो रहा है उसको जो है सामने रखना होता है, उसको टेबल पे रखना होता है, प्लस ओटी को मैनेज कराना होता है। तो ये सारे काम्स होते हैं आपके प्री ऑपरेटिव में। इंट्रा ऑपरेटिव के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जो वहाँ का स्टेराइल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखना होता है ओटी के अंदर का, और जो उसकी स्टेराइल बैंडेज यूज हो और गॉश पीस वगैरह काउंट करना होता है कि कितना लगा है, वो सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना होगा आपको। प्लस उसके बाद जब आपका पोस्ट ऑप में होगा तो उसको मेडिकेशंस जो भी हैं प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करोगे आप। उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है, न्यूट्रिएंट अच्छे से उसको प्रोवाइड करने हैं आपको, फाइबर रिच डाइट प्रोवाइड करनी होती है आपको। जो सर्जिकल साइट है उसको अगर स्टिचिंग हुई है वहाँ पे तो उसको चेक करते रहना है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, पस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है,
या कुछ और स्टिचेस खुल तो नहीं गए हैं, ये सब चीज़ों को आपको मॉनिटर करना है। ये अगर और कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसको मॉनिटर करते रहना है और आपके जो डॉक्टर होगा उसको इन्फॉर्म करना है एज सुन एज पॉसिबल। पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उसे एनाल्जेसिक प्रोवाइड करनी है, अगर उसको एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड प्रोवाइड करना है। आपको ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर उसको फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक्स देनी है। जो भी मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आएगा। यहाँ पे आपको कोई दवाइयाँ जो है सजेस्ट नहीं करनी है आपको, और मतलब कोई भी डोज नहीं देना है कि हाँ आप इतना डोज ले लो। ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। बाकी जितने सारे काम होंगे वो आपको मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।